हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, आपकी मेंटोर, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ जीके जीएस इंग्लिश करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर अपडेट आप कह लीजिए लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट कर चुके हो। एग्जाम में अब सिर्फ क्या है, कुछ ही दिन बचे हैं, जस्ट फ्यू डेज टू गो, है ना। तो और इस स्टेज पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? नए नए मटेरियल्स कलेक्ट करना, नए टॉपिक्स स्टार्ट करना और पैनिक करना। अब हम ये तीन चीजों को हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सिर्फ फोकस करना है एक चीज पे, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। एम आई राइट? है ना। तो आज हम लोग पूरा देखेंगे कि जो 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है आपका कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट आवर वेबसाइट। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको लिंक को टैप करना है और कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा वेबसाइट। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज दिखेगा। जो बच्चे कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की प्रेप कर रहे हो तो वो उन्होंने ये वाला कोर्स लिया होगा, है ना, डिटेल्स यहाँ से एनरोल करा होगा। अगर आप आगे भी आप देना चाहते हो तो आप इसी फाइनेंस कोर्स में आपको आना है। ठीक है, तो अभी जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी रिक्रूटमेंट आया है, उसके बाद आरसीएफएल का आया है, एनएमडीसी का आया है, तो सबका लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पे क्या अपडेट हो जाता है। मॉक टेस्ट सीरीज भी सारे मॉक टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे। आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी दिखा, है ना, बहुत सारे बच्चे ने इनरोल किया। और फिर पॉपुलर नॉन टेक्निकल की बात करें तो ये सारा नॉन टेक्निकल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने आपको क्या बोला अभी कि हम लोग क्या है, सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करेंगे। क्या? रिवीजन, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 10 जो आपके रिमेनिंग 10 डेज या फिर लास्ट मिनट आप कह लीजिए स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो अगर आपने अपना सिलेबस बनाया है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको बनाइए। तो आपको क्या करना है? पहला एक से 3 या 4 दिन आप मान लीजिए, आपको क्या करना है? 1 से 3 दिन में क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन करना है। क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन करना है। उसके बाद क्या है? आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। जब आप अपना नोट्स बना रहे होगे तो फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक वीक है उनको स्पेशली टारगेट कीजिए। डे आपको 4 to 6 में क्या करना है? पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। समझ गए? तो डे 4 से 6 में आपको ये करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। सिर्फ आंसर याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको चाहे क्वेश्चन किधर से भी घुमा के पूछे, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। अब आते हैं डे 7 to 8। इसमें आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट और एनालाइज। मॉक टेस्ट प्लस एनालाइज। ठीक है, फुल लेंथ मॉक दीजिए और सिर्फ स्कोर मत देखिए, ये चेक कीजिए कि मिस्टेक कहां हो रही है। कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से टॉपिक पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ये आपको नोट डाउन करना है, मतलब दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको वो चीज देखना है। समझ गए? और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। ठीक है,
टाइम आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली करना है। अगर आपने अपना बनाया तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो मेरे परसेप्शन से बता रही हूँ। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छा, जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रही है उनके लिए ये, ठीक है। लास्ट डे आपको क्या करना है, लास्ट डे आपको क्या करना है कि आपका जो वीक टॉपिक है और फाइनल रिवीजन, जो आपने लिखा है वीक टॉपिक्स और फाइनल रिवीजन, ठीक है। जो मिस्टेक्स मॉक में हुई है उनको दोबारा रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जैसे हो गए फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, टॉपिक को रिवाइज कीजिए और लाइट रिवीजन कीजिए, नो पैनिक, ठीक है। एकदम आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है, कोई भी पैनिक नहीं। तो लास्ट डे पर कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए, सिर्फ नोट्स, फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कीजिए और अपना माइंड को फ्रेश रखिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, अब आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। सो नो न्यू मटेरियल, होता है ना यूट्यूब में लास्ट डे ऑफ बुलेट पॉइंट इज गुड, क्योंकि क्या होता है कि आपको जो भी, अगर आपने जो नोट बनाया उसका अच्छा है, अगर आप कोई भी दूसरे मान लीजिए नोट्स या फिर कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये क्या है, तो आप उसमें ना लूप होल है वो फंसते जाओगे, लगेगा कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कर लूँ, फिर जो आपने पिछला पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाओगे। सो डोंट डू दैट, ओके। तो न्यू मटेरियल कोई फॉलो नहीं करना है आपको, यू हैव टू डू मोर रिविजन, मोर प्रैक्टिस एंड यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप इन फ्यू डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो तो अपनी प्रिपरेशन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, पीवाईक्यू है, तो आपको थोड़ा पीवाईक्यू भी दिख जाएगा कि कैसा कैसा है, तो ये भी रिविजन ही है। तो आपको इससे पता क्या चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कवर हुआ और आप कितना आंसर आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको लास्ट मिनट पे ये वाला पीवाईक्यू करवाना चाहती हूँ। सो इससे क्या है, आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा और आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है ना। चलिए, तो ये क्या था, प्रॉपर स्ट्रैटेजी था। अब आपको क्वेश्चन देखना है पीवाईक्यू इसमें से कि आपको कितना याद है। चलिए, तो पहला ही सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्लास समझ आती है, आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Question number 1. Two phrases, word segments has been highlighted in the given paragraph. Select the correct option that shows the most important, most appropriate one-word substitute for the highlighted phrases segments. A prominent, क्या है? A prominent explanation in the climate ethics literature maintain that the causes for the lack of incentive that arouses action or activity to tackle climate change can be traced to the complicity of the climate change and the inaptitude of our moral judgment system to identify it as an important moral problem. Jamieson argues that climate change is not conceived in mind as an urgent moral problem because it does not present the characteristic of the paradigm moral problem. तो इसमें क्या है, दो वर्ड एंड फ्रेजेस दिया है, वर्ड सेगमेंट दिया है जिसको हाईलाइट किया गया है पैराग्राफ में। तो आपको क्या है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ में दो फ्रेज दिए गए हैं, एन इंसेंटिव दैट अराउज एक्शन और एक्टिविटी, ठीक है, एन इंसेंटिव दैट अराउजेस एक्शन और एक्टिविटी, नॉट कन्विंस इन माइंड। तो ये क्या है, इसका मतलब आपको देखना है। तो यहाँ पे दो अंडरलाइन फ्रेजेस आपको यहाँ पे दिख गया। अब आपको देखना है ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग फ्रेज को एक अप्रोप्रिएट सिंगल वर्ड से रिप्लेस करना। यहां हमें दोनों फ्रेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग समझना है, ठीक है। फ्रेज 1 क्या है, एन इंसेंटिव दैट अराउजेस एक्शन और एक्टिविटी। सिंपल हिंदी क्या है, ऐसी चीज जो किसी पर्सन को काम करने के लिए इंस्पायर या मोटिवेट करे। तो इसका सूटेबल वर्ड क्या होगा, मोटिवेशन, ठीक है। क्या होगा, मोटिवेशन। तो इसका प्रॉपर
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? मोटिवेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी इज अ मोटिवेशन फॉर एन एम्प्लॉय, सैलरी इज अ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज। समझ गए? मतलब सैलरी एम्प्लॉय के बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट कर सकती है। और फ्रेज टू क्या है? नॉट कन्विंस इन माइंड। ठीक है, यहां पे नॉट कन्विंस इन माइंड दूसरा फ्रेज ये है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉट कंसीव इन माइंड, मतलब कंसीव का मीनिंग क्या हो गया यहां पे? किसी आइडिया को माइंड में फॉर्म करना, इमेज करना या मेंटली अंडरस्टैंड करना। टू अंडरस्टैंड मेंटली। ठीक है, तो यहां पे कंसेप्चुलाइज का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज इज नॉट कंसेप्चुलाइज एज एन अर्जेंट मोरल प्रॉब्लम। मतलब क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज को माइंड में प्रॉपरली एक अर्जेंट मोरल प्रॉब्लम में से स्टैब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? तो पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग। नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग। और यहां पे इनकरेज का मतलब क्या होता है? मोटिवेट किया गया है ना। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, इफ आई विल इनकरेज यू, यू विल गेट मोटिवेटेड योर सेल्फ, है ना, आपको मोटिवेशन प्राप्त होगा इससे। ठीक है, मनी मतलब क्या हो गया? पैसे, एवरीवन नोज। और डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना, धोखा दिया गया है। ठीक है, विल मतलब आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा शक्ति अनुसार। और रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद किया गया। तो कोई भी इसका मीनिंग फिट नहीं बैठ रहा था। तो मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड कंसेप्चुलाइज इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अमंग ऑल। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने वर्ड मार्क किया है, तो ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे रेड मार्क किया। तो प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है बताइए? प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है बताइए? तो इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, दिस थिंग इज प्रोमिनेंट, तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं आपको सिनोनिम लिख दे रही हूं, इंपॉर्टेंट। या फिर क्या होता है? नोटेबल, या फिर आप बोलिए फेमस। तो ये क्या हो जाएगा? सारे इसके सिनोनिम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है एमिनेंट। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, एमिनेंट, इसका सिनोनिम प्रोमिनेंट, एमिनेंट। और फिर अब मैंने यहां पे क्या लाइन किया? इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब क्या होता है बताइए? इंसेंटिव आपने सुना है ना वर्ड, जो भी बच्चे जॉब करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? रिवॉर्ड है एक तरह का, रिवॉर्ड। आपको इंसेंटिव मिलता है तो आप क्या होते हैं? एनकरेज होते हैं। तो एनकरेजमेंट, स्टिमुलस, स्टिमुलस, ये सारा क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। वही बात करें अराउजेज। अराउजेज मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी, कोई भी इच्छा को जगाना, इवोक करना, इवोक करना, या फिर एक्साइट करना, एक्साइट्स करना, इट एक्साइट्स मी ना। रेगुलर स्टडी एक्साइट मी, तो क्या है? ये मेरे को इवोक करती है। तो ये सारा आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेस। ट्रेस मतलब क्या होता है? पता लगाना, है ना, फाउंड। कितने सारे वर्ड हैं आप देख रहे हो, लोकेटेड। तो एक पैराग्राफ में, जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें आपने देखा कितने सारे आपको सिनोनिम मिला और कितने सारे वर्ड का आपको पता चला। अब यहां देखिए कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी मतलब क्या होता है? जटिलता, डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसका एंट्री कैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपका इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऐसा काम करने की एबिलिटी, मतलब कोई भी काम करने का एबिलिटी नहीं होना चाहिए, नहीं होता है जिनमें, तो वो क्या होता है? इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए इनएबिलिटी, इनएबिलिटी। फिर इनकेपेसिटी भी आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एंटोनिम सिनोनिम में ये सारे वर्ड्स भी आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं अंडरलाइन की हूं, क्योंकि बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे वर्ड थे, है ना। उसके बाद क्या अंडरलाइन किया मैंने आपका?
हाँ, तो ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है और कुछ नहीं। तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे आपको एंटोनिम सिनोनिम मिले और वर्ड का मीनिंग मिला, है ना। तो ऐसे ही आपको सारा एंटोनिम सिनोनिम करना है, वोकैबुलरी ऐसे ही याद करना है। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सेंटेंस has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a spelling error. तो ये क्या है, spelling error का question है। Exhausted from the day's hike, the travelers prioritize finding sustenance and yearn only for a quiet corner and a simple refectory to replenish their weary bodies. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फाइंडिंग सस्टेन्स एंड yearned only for। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SUSTENANCE, सस्टेन्स। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, सस्टेनेंस। तो ये क्या होगा, स्पेलिंग ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस मतलब क्या होता है, फूड, नरिशमेंट, required to maintain life और हेल्थ। मतलब कि खाना और नरिशमेंट जीवन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए। तो फूड क्या करता है, प्रोवाइड करता है सस्टेनेंस बॉडी को। ठीक है, फूड प्रोवाइड सस्टेनेंस टू द बॉडी, इसीलिए इसका स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो सस्टेनेंस का स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और आपके लिए ये नया वर्ड भी होगा, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिन भर की हाइकिंग से उनकी बॉडी क्या हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, पूरे दिन हाइक करने से, ट्रैवल करने से। तो मतलब उन्हें फूड और नरिशमेंट चाहिए था एक क्वाइट कॉर्नर में, मतलब शांत जगह में। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, आपका स्पेलिंग एरर हो गया और सेंटेंस का मीनिंग वो हो गया। रेप्लेनिश मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रीस्टोर करना या फिर रिफिल करना, अपने बॉडी को रिफिल किया फूड और खा के। तो हाइक के बाद ट्रैवलर्स थक चुके थे और उन्हें क्या है, फूड और रेस्ट की जरूरत थी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, सस्टेन से। ठीक है, सस्टेन, और क्या करना है, ANC लगा देना है। तो उसके बाद क्या करना है, जब बॉडी सस्टेन करे तो क्या हो जाएगी, सस्टेनेंस, NANCE, सस्टेनेंस। ओके, समझ गए। तो यहां पे यर्न मतलब क्या होता है, यर्न मतलब होता है मतलब बहुत तेज इच्छा होना, यू लॉन्ग फॉर समथिंग, LONGED, लॉन्ग फॉर समथिंग। और इसके बाद आप कह लिए डिजायर, हाउ बैडली यू वॉन्ट टू विन, और हाउ बैडली यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो यू हैव दैट डिजायर टू क्वालिफाई और टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए, यर्न होना चाहिए, यू कैन crave for that thing, then only you can qualify or flying come out with flying colors। तो long, desire या फिर craved, ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनिम हो गए। तो ये सारा कुछ सिनोनिम था, ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आई थिंक आया होगा, टू द फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द वे टू मिस्टर मोहन इन फेमस बंगलो। तो बताइए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, बेसिकली हम सेंटेंस के एंड में एक छोटा क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। जैसे मान लीजिए ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, इजंट ही। तो ये क्या, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। तो गोल्डन रूल क्या होता है क्वेश्चन टैग का, ये याद रखिएगा। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव
क्वेश्चन टैग लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, दिस इज द वे, दिस इज द वे, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इज यहां पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, दीज क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन टैग में क्या है, क्वेश्चन टैग में दीज का प्रोनाउंस क्या होता है, इट होता है, ठीक है। दिस का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इज वाई, isn't is the correct answer. This is the way to Mr. Mohant in famous bungalow, isn't it? समझ गए? तो ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यूजुअली वहां हेल्पिंग वर्ब टैग में यूज होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, दे आर रेडी, आरंट दे, क्वेश्चन मार्क। या फिर समझ लीजिए ही वॉज अपसेंट, अपसेंट, वॉजेंट ही। तो ये क्या है, ऐसे आपको एग्जाम्पल सोचना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग में सबसे पहले एक ही चीज चेक कीजिए, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उठाओ और सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाओ। 3 स्टेप और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। तो ये ईडियम है, ड्यू टू द पेंडेमिक all the educational institute have been shut for almost 2 years. However, the other side of the coin is the small children were safe inside their room. तो the other side of the coin क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। Anyone? तो आपको इमेजिन करना है, मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन की साइड ए होती है या फिर बी होती है, हेड और टेल, ठीक है। दोनों सेम कॉइन का पार्ट है। एग्जैक्टली इसी तरह द अदर साइड ऑफ द कॉइन मतलब क्या हो गया, सेम सिचुएशन का अनदर एक्सपेक्ट, ठीक है। सेम सिचुएशन का अनदर एस्पेक्ट या फिर अनदर पर्सपेक्टिव, समझ गए। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन का क्या है, वन साइड स्टूडेंट घर पे पढ़ सकते हैं, अदर साइड क्या है, सोशल इंटरेक्शन कम हो सकता है। तो ये क्या अदर साइड है एक ही चीज की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो इस क्वेश्चन में पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स क्लोज हुए, तो वन एस्पेक्ट क्या हो गया, एजुकेशन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और अनदर एस्पेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट चिल्ड्रन घर पे सेफ रहे। तो देयरफॉर द अदर पॉइंट ऑफ द व्यू, तो ये करेक्ट आंसर है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे वही 6 सेंटेंस दिया, आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में, कोहेरेंट पैराग्राफ में। चलिए बहुत ही ईजी है, मैंने आपको हर बार बोला ऑप्शन से आपको करना है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, पैराजंबल का। तो पैराजंबल में हम क्या है, सेंटेंस को रैंडम ऑर्डर में नहीं अरेंज करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, मैंने हमेशा आपको बोला है पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या देखना है, डिस्क्रिप्शन देखना है, फिर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना है क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस देखिए और इन्फॉर्मेशन देखिए, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी वेरी प्रिसाइज, उसके बाद कंक्लूजन या फिर आपको रिजल्ट देखना है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन क्या है, तीनों में 1 1 1 है। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम्ड आफ्टर द फेमस एक्सप्लोर कैप्टन जेम्स कुक। क्या चीज नेम्ड आफ्टर द कैप्टन जेम्स कुक, तो यहाँ तो इंट्रो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 से सारा है, तो ये तीनों गलत हो गया। 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द कुक स्ट्रेट इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट separates the north and south island of the न्यूजीलैंड। ये क्या है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपका आता है न्यूजीलैंड। यहाँ छोटा सा आइलैंड है, तस्मानिया बोलते हैं, तो ये क्या है, न्यूजीलैंड, ठीक है। यहीं पे आपको दिखता है कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे बोल रहा है
ऑप्शन नंबर 2 में, सेंटेंस नंबर 2 में जो कुक स्ट्रेट है वो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 से आपका स्टार्ट हुआ सेंटेंस, 2 के बाद आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुक स्ट्रेट की बात की गई तभी नेम्ड आया, नेम्ड आफ्टर द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक। ये स्ट्रेट का नाम दिया गया है कैप्टन जेम्स कुक के ऊपर। द स्ट्रेट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन। तो आपको ऑप्शन देख के आपने सोचा, आपने ऑप्शन देखा और आपने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट किया और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है और विद इन 2 to 3 सेकेंड आपका बनेगा क्या, ये सब क्वेश्चन। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, एडवाइस व्हेन द मोस्ट नीडेड इज लीस्ट हेडेड। तो हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हीट मतलब क्या होता है, पे अटेंशन टू या फिर टेक सीरियसली। सीरियसली जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हीड हिज टीचर्स एडवाइस, मतलब क्या हो गया, उसने टीचर की एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है, एडवाइस जबकि बहुत ज्यादा नीडेड हो इज लीस्ट हीडेड। मतलब क्या हो गया, जब एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ही लोग उस एडवाइस पे सबसे कम अटेंशन देते हैं। तो क्या है हीडेड, एडवाइस व्हेन द मोस्ट नीडेड इज द लीस्ट हीडेड। समझ गए, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बता देती हूँ मैं, फीटेड मतलब क्या होता है, ऑनर्ड। ऑनर्ड। और सीडेड मतलब क्या होता है, सीड प्लांट करना, सीड और सीडेड। और हीडेड मतलब पे अटेंशन टू समथिंग, और प्लेड मतलब तो प्लेड खेलना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लॉन्ग्स ब्लैंक। यू स्वीप द फ्लोर एंड आई डैश इट, सेल वॉश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटेंस में 2 एक्शन दिखाया गया है, यू स्विप द फ्लोर, तुम फ्लोर को स्विप करो, एंड आई एक्सक्यूज मी, आई सेल वॉश इट। मतलब क्या हो गया, स्पीकर क्या फ्यूचर इंटेंडेड एक्शन बता रहा है, मतलब मैं वॉश करूंगा, ट्रेडिशनल ग्रामर रूल है आई वी प्लस शैल। ठीक है, तो ये क्या है, यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। तो क्या होगा, आई शैल वॉश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मीनिंग क्या हो गया, मैं ऑलरेडी वॉश कर चुका हूं, बट सेंटेंस फ्यूचर डिविजन ऑफ वर्क इंडिकेट कर रहा है, तो वॉश नहीं होगा, और क्या बोलते हैं, वॉश नहीं होगा, हैव वॉश भी नहीं होगा, एंड आई एम वॉशिंग भी नहीं होगा। आई एम वॉशिंग क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और सेल वॉश क्या होगा, फ्यूचर एक्शन बता रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है, जो कि ग्रामर रूल है, आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, यू ही शी दे के साथ विल लगता है, और आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत ही अच्छे से इसको कीजिएगा, ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट कीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो वैसे ही देखिए, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन, वैसे करके। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, दिस वेराइटी ऑफ मैंगो is prized for a large size of juicy texture, making it a favorite among mangoes enthusiasts. Cultivated mainly in the state of Maharashtra and Gujarat, the Isad mango is exported to different parts of the world, delighting mango lovers everywhere. The Isad mango is typically harvested during the peak mango season, which falls between April to June. The Isad mango is a popular variety of mango grown in the Indian
Subcontinent. It is often enjoyed fresh, but it is also used in various culinary dishes, dessert, and beverages. It is excuse me. It is known for its distinct aroma, sweet taste, and vibrant yellow flesh. तो इसमें क्या है, पहले आपको इशाद मैंगो के बारे में बताया, मैंगो को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया. द इसाद मैंगो इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंगो ग्रोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. 1 सेकेंड. तो आपको इंट्रोडक्शन मिला इसाद मैंगो के बारे में. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में ही 4 से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है. इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. 2 क्या है, कल्टिवेटेड मेनली द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. इसमें क्या बोला, इसाद मैंगो के बारे में बता रहा है कि वो कल्टिवेट होता है महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और इसाद मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है, तो मेरे को इंट्रोडक्शन मिल गया, मैंने ऑप्शन देखा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैंने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया. उसके बाद इसमें क्या गया, इट इज नोन फॉर इज डिस्टिंक्ट अरोमा. तो आम के बारे में, ये मैंगो के बारे में बता रहा है कि ये इसके लिए जाना जाता है. ठीक है, तो सीक्वेंस बन रहा है. फिर मैंने 3 देखा, फिर इसाद मैंगो के बारे में बताया जा रहा है ये हार्वेस्ट होता है ड्यूरिंग द पीक मैंगो सीजन विच फॉल्स बिटवीन अप्रैल टू जून. ठीक है, फिर इसको हार्वेस्ट का टाइम बताया गया. हार्वेस्ट के बाद क्या हुआ, इसका बताया गया इट इज ऑफन एंजॉय फ्रेश. इस हार्वेस्ट होने के बाद ये एंजॉय किया जाता है फ्रेश, और वेरियस culinary डिशेज में और डेजर्ट में भी यूज होता है. फिर बताया गया दिस वेराइटी ऑफ मैंगो इज प्राइज फॉर इट्स लार्ज साइज एंड जूसी टेक्सचर मेकिंग इट फेवरेट अमंग मैंगो एंथुसियास्ट्स. फिर लास्ट में बताया गया कि कल्टिवेटेड किया जाता है महाराष्ट्र एंड गुजरात में. ठीक है, समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या सिनोनिम बताना है इंटेलिजेंट का. बताइए इंटेलिजेंट का सिनोनिम. अरविंद, रोहन हैज अ रिमार्केबल इंटेलेक्ट. ही ऑलवेज come up with innovative solution to complex problem. Sonam, yes, Rohan is incredibly dash. His ability to grasp new concept quickly is impressive. तो इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, एस्ट्यूट. एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, क्लेवर, या फिर आप कह लीजिए इंटेलिजेंट, या फिर मेंटली शार्प. मेंटली शार्प यानी बहुत तेज दिमाग वाला. ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया. तो क्वेश्चन में क्लू दिया रिमार्केबल इंटेलेक्ट. ठीक है, इनोवेटिव सॉल्यूशन, फिर ग्रैप्स न्यू कॉन्सेप्ट इजिली. वो क्या है, जल्दी से समझ जाता था न्यू कॉन्सेप्ट. तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट है, तो एस्ट्यूट है. इंटेलिजेंट का सिनोनिम एस्ट्यूट. क्लेवर, इंटेलिजेंट, मेंटली स्ट्रांग, ये सब. इनकॉम्पिटेंट मतलब जो सामर्थ्य नहीं है, गलीबल, बहुत बुला वाला, फुलिश, यू नो. और इसका और सिनोनिम आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए शार्प हो गया, फिर ब्राइट भी आप बोल सकते हैं, ब्रिलियंट भी आप बोल सकते हैं. तो ये सारा क्या हो गया, आपका सिनोनिम हो गया. तो एस्ट्यूट याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है बार बार. क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम बताना है आपको. आई रिक्वेस्ट का एंटोनिम. You to take care of educational expense for the children in this orphan, urged Mr. Reddy to the business tycoon visiting team. तो रिक्वेस्ट का एंटोनिम क्या होता है, सजेस्ट तो नहीं होगा. सजेस्ट मतलब किसी को सजेशन देना. क्वेश्चन भी नहीं होगा, एडवाइस भी नहीं होगा, कंपेल होगा. कंपेल. ठीक है, तो पोलाइटली किसी से कोई चीज पूछना है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं आपसे पोलाइटली हेल्प मांग रही हूँ. और कंपेल मतलब क्या होता है, फोर्स समवन टू डू समथिंग. इसका मतलब क्या होता है, फोर्स समवन टू डू समथिंग, है ना. समझ गए. सो कैसा लगा क्लास. आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा कॉन्सेप्ट. क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग द सेशन. डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.